हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल मिश्रा। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th स्टैटिस्टिक का एक चैप्टर जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू एन एवरेज और अ सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब देखिए, आपको कोई भी एक सीरीज दे दी जाएगी और उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो होती है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल से ही हमें समझ में आ रहा है कि सेंटर यानी कि जो इसकी एवरेज वैल्यू है वो क्या होगी। और इसमें एक डेफिनेशन दी गई है क्लार्क के द्वारा, एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास का जो रिजल्ट है उसका जो एवरेज परसेंटेज आया है वो 45 आया है, तो ये पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा कि सारी की सारी जो क्लास है वो क्या है, पास है। लेकिन और उनका जो एवरेज स्कोर है वो है 45%। तो एवरेज एक ऐसा फिगर होता है जो कि पूरे के पूरे ग्रुप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखेंगे कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज अरिथमेटिक मीन, सेकेंड वन इज मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ये जो मीन है, चाहे वो अरिथमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो या फिर हार्मोनिक मीन हो, ये आपका मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। जितने भी ये मीन हैं ये हमारे क्या होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। और साथ ही साथ ये जो मीडियन और मोड है ये हमारे पोजीशनल एवरेज होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी मीन हैं वो हमारे मैथमेटिकल होते हैं और जो मेरा मोड और मीडियन है वो मेरे क्या होते हैं, पोजीशनल एवरेज होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और ये वीडियो सिर्फ क्लास 12th के लिए ही नहीं बल्कि सीए स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो स्टूडेंट्स फाउंडेशन में है ये उनके लिए भी है। ये वीडियो थ्योरेटिकल चीज़ को कवर करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं बात करूं क्राइटेरिया फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है अगर हम एक सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं। तो नंबर 1 इज इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, यानी कि डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज इट शुड बी अनडाउटफुल, कि जो मेरी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, अनडाउटफुल होनी चाहिए। मुझे एक श्योरिटी होनी चाहिए कि यही वैल्यूज़ हैं, जो डाटा है वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। मुझे क्या होनी चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए। अब थर्ड पॉइंट इज इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट। अब जो डिजिट है, जो भी डाटा है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए ताकि मैं उसकी क्या कर सकूँ, ईजिली कैलकुलेशन कर सकूँ। नेक्स्ट इज इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसमें अब जब आप कभी भी एवरेज निकाल रहे हो तो आप सिर्फ एक या दो चीज़ों को लेके एवरेज नहीं निकालोगे। आपको जितना भी डाटा दिया हुआ है, अगर मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 40 स्टूडेंट्स के डाटा के अकॉर्डिंग ही एवरेज निकालूंगी। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो पूरे के पूरे डाटा के ऊपर डिपेंड करती है। तो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। ये इसके फीचर्स हैं, आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो। और अगर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th है वो इनको क्या कर सकते हैं, पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इट शुड हैव इन अ डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। अभी ये जो चीज़ें हैं इनमें ये सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें क्या होनी चाहिए, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यानी कि जो डिजिट है उसमें ही तो डाटा होगा, तभी तो मैं उसको कैलकुलेट कर पाऊंगी। अदरवाइज मैं अगर मुझे अल्फ़ाबेटिकल दे दिया होगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज का होना ज़रूरी है सेंट्रल टेंडेंसी में। अब मैं बात करती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन वालों के लिए। ये थ्योरी के बेस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 मार्क में आते हैं क्वेश्चंस। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस assumed by a variable are constant, say k, then the am is also k। अब इन्होंने ये क्या कहा है, ये ध्यान से समझिए कि अगर जितनी भी ऑब्जर्वेशन है तो उसको क्या एक कांस्टेंट मान लिया गया है। यानी कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, जैसे कि सारी ऑब्जर्वेशन के हैं, तो मेरा जो अरिथमेटिक मीन आएगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। अभी देखिए, अगर मेरी सारी ऑब्जर्वेशन क्या है, 2 है, मैंने यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशन ली और वो सारी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि 2 2 2 2।
तो अब मुझे इसका मीन अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इनको ऐड करूँगी। तो 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए, ये 8 हो गए। और कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 4 है, 1 2 3 4। तो मैं इसको जब डिवाइड करूँगी इससे तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यानी कि अगर मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो मेरा एरिथमेटिक मीन भी क्या आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा, ये इतना ईजी है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना। नेक्स्ट इज द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर AM इज 0। अब ये चीज क्या है, डेविएशन क्या होती है, डेविएशन को बेसिकली हम D से डिनोट करेंगे आपके न्यूमेरिकल में। अभी जब हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ये एक ही बार में हम इसको कवर अप करते हुए चलेंगे सीरीज वाइज, तो आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो डेविएशन क्या है ये अभी मैं आपको आगे वाले डेविएशन क्या है ये मैं आपको आने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स में क्लियर करूंगी। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूले की, जो कि मीन को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स। यानी कि आपको जितने भी वैल्यूज दे रखी हैं चीज़ों की, उनको आपको क्या करना है, ऐड करना है, और उसके बाद कितनी है ये उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। ये चीज़ आपने पढ़ी भी होगी जूनियर क्लासेस में कि नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगी, ये बहुत ईजी है, ये तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि मीन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या करना है, जितनी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे पास 9 ऑब्जर्वेशन हैं, मुझे इन 9 की 9 ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, ऐड ऑन करना है। जब मैं इन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड ऑन करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 562। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आइटम, कितने नंबर ऑफ आइटम है, 9 नंबर ऑफ आइटम है, तो मैं क्या करूंगी, 9 से डिवाइड कर दूंगी। जब मैंने इसको 9 से डिवाइड किया तो इसको हम थोड़ा सा और डिवाइड कर लेते हैं, तो मेरा जो मीन है वो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, जो कि होगा 62.44। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। सो अब हम सेकेंड मेथड की बात करेंगे, जो कि होता है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का जो फॉर्मूला है वो ये होगा, एज्यूम्ड, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे प्लस में सिग्मा डी। अभी डी क्या है, डी फॉर डेविएशन। अभी मैं आपको बताऊंगी कि डेविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ए इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन। जो मीन मैंने एज्यूम करी है वो होगी ये, और जो डी है वो होगा डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये होता है जो मैंने एज्यूम। ये है एक एग्जाम्पल, इसमें मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि डेविएशन कैसे निकाला जाता है और एज्यूम मीन कैसे लिया जाता है। अब ये सीरियल नंबर है, ये मार्क्स है, मार्क्स को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, एक्स से, और डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, यानी कि एज्यूम्ड मीन से मैंने डेविएशन कैसे निकाला है। अब जो मीन मैंने एज्यूम किया है वो, यानी कि जो मीन मैंने एज्यूम किया है वो, और जो मीन में रियल में दिए हुए हैं मार्क्स वो, यानी कि जो मार्क्स मुझे दिए हुए हैं उसमें से मैं किसको माइनस कर रही हूँ, एज्यूम मीन को माइनस कर रही हूँ। तो 43। अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि सीरियल नंबर 1 पे जो मार्क्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 43, फिर 60, फिर 37, फिर 48, 65, 48, 57, 78, 31 एंड 59। अब इसमें ना आप कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने 65 को एज्यूम किया है, आप चाहते तो आप 48 को भी कर सकते थे, आप 78 को भी कर सकते थे, किसी भी वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते थे, आंसर सेम ही आएगा। अब मैं डेविएशन कैलकुलेट करती हूँ। अब जब मुझे डेविएशन कैलकुलेट करनी है तो डेविएशन के लिए x लेना पड़ेगा, और x में से मुझे क्या माइनस करना है, a, यानी कि जो मार्क्स हैं उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, एज्यूम्ड मीन माइनस करना है। तो मेरे जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 43 हैं, और इसमें से मैं क्या माइनस कर रही हूँ, एज्यूम्ड मीन। मैंने एज्यूम किसको किया है, 65 को किया है। तो जब मैं 43 में से 65 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, -22। सो लाइकवाइज 60 में से 65 माइनस होंगे तो आंसर क्या आएगा, -5। 37 में से 65 माइनस होंगे तो -28, और सेम इसको हम करते जाएंगे तो ये मेरी क्या निकल जाती हैं, डेविएशन निकल जाती हैं। अब हमें डेविएशन निकालने के बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो क्या होता है, हमें इनका टोटल करना पड़ेगा जो मार्क्स हमें गिवन है, साथ ही साथ हमें डेविएशन का टोटल करना पड़ेगा। तो जब मैं इन डिजिट्स का टोटल करती हूँ तो इनका जो टोटल है वो आएगा हमारा अप्रॉक्स 526।
और अगर मैं डेविएशन को सॉल्व करूंगी, देखिए डेविएशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 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 माइनस, इनको प्लस करेंगे और फिर यहाँ पे जो माइनस की टर्म है उनको प्लस करेंगे और इसको फिर हम माइनस माइनस प्लस, जो साइन माइनस है देन प्लस, इसको हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। इंटीजर्स का जो रूल है वो लगेगा माइनस प्लस का, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले माइनस माइनस के टर्म को एक साथ ले लें और फिर पॉजिटिव टर्म को ले लें, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये आंसर आएगा मेरा 124। तो ये मेरे डेविएशन का सम है और ये मेरे मीन का सम है। अब जो मेरा फॉर्मूला था वो क्या था, फॉर्मूला लिखिए, एज्यूम्ड मीन प्लस में समीशन ऑफ डेविएशन अपॉन में n। सो मेरा आंसर कैसे होगा, अब एज्यूम्ड मीन मैंने क्या एज्यूम किया है, 65 एज्यूम किया है एज अ मीन, प्लस में सिग्मा डी यानी कि डेविएशन का जो सम है वो कितना है, -124, अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल 10 है, तो मैं क्या लिखूंगी, 10 लिखूंगी। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, करिए। जो मीन है वो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, अब बहुत बेसिक से बता रही हूँ। अब इसके नीचे कुछ भी टर्म नहीं है तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो आप इसको जब इक्वल करेंगे तो आंसर कुछ ऐसे आएगा, 650 अपॉन में 124 अपॉन में 10। एंड जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्या आता है, 526 अपॉन में 10, 526 अपॉन में 10। अब देखिए 10 है तो इसमें मैं डेसिमल लगा सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो मीन है वो हो जाएगा 52.6। सो दिस वन इज एक्यूरेट आंसर। आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन बहुत ज़्यादा ईजी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप डेविएशन देखेंगे, उसके बाद हम मीडियन को देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।